नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन करता हूं आप सबका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है टेक स्टेप, कदम उठाओ कहानी बनाओ में। आज की इस कड़ी में हम कहानी लेकर आए हैं धरा से अंबर तक पहुंचने की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कड़ी में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उस इंसान से जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और हार ना मानने की जिद से अपने आप को सफलता के आकाश तक पहुंचा दिया। ना मान लो कि हार है, बस ठान लो कि जीत है। जमीन से उड़ ले छलांग, आकाश है तो जीत है। जी हां, आज हमारे बीच हैं आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जेसी चौधरी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर, इससे पहले कि हम आपके साथ लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू करें, एक छोटा सा एवी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी देखें और आप भी देखें। अवार्ड और आगे बढ़ने का बल देते हैं तो साथ में नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी लाते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ने आज तक बखूबी इसे समझा और संभाला भी है। हीरे को तराशकर उसकी चमक देश विदेश तक पहुंचा दी। आईआईटी और मेडिकल टॉपर्स की लंबी लिस्ट है। आज आकाश की नीलिमा भारत के लगभग हर शहर में फैल चुकी है। आज लाखों स्टूडेंट्स आकाश में अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। 1988 से लेकर अब तक सक्सेस रेट सचमुच चौंकाने वाला है। आपका नाता बच्चों से है, मतलब आकाश इंस्टीट्यूट की जब बात होती है तो बच्चों की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है। लेकिन सर, आपका बचपन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। मेरा जो बचपन है कोई बहुत ज़्यादा बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसे सेवली कहते हैं। उसमें लगभग 50 घर होते थे। ओके। लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, अंधेरे में ही सारा काम था, दिए या रोशनी में, लालटेन में काम चलता रहा। तो इट वाज वेरी वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। पावर्टी बहुत ज़्यादा थी। शायद ईश्वर ऐसी पावर्टी किसी बच्चे को ना दे जिसमें कि 7 आदमी घर के, हर कोई आदमी 1-1 रुपया कमा के ला रहा है, 1-1 आना कमा के ला रहा है, तब जाके खाना होता था। तो बहुत टफ टाइम था। और पढ़ाई लिखाई की तरफ पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता क्या होता है। तो उनको तो ये चिंता थी रात का खाना कैसे आएगा, पढ़ाई कौन सोचेगा। तो उनको ये नहीं पता मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। तो इस तरह से गाड़ी चलती रही। शायद डेस्टाइन था, कुछ बनना है लाइफ में जी, तो बन गए अपने आप ही जो है। सर, लेकिन बचपन में कठिनाइयाँ जिस तरह से आप कह रहे हैं, मुझे तो सुन के भी ऐसा, इस बात की खुशी भी है कि जहाँ आपको एजुकेशन का दूर दूर तक कोई नाता तक नहीं था और वहाँ आप एक पायनियर की तरह से उभरे हैं, और वो भी एजुकेशन फील्ड में। ये सर बहुत, मतलब मैं इसे डेस्टिनी नहीं मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ डेस्टिनी नहीं हो सकती है। देयर हैज़ टू बी अ विजन बिहाइंड इट, देयर हैज़ टू बी एक फोकस, एक पैशन। लेकिन सर, बचपन में हर इंसान, चाहे जैसे भी हालात हों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारत तो रहती है। तो आप भी जब छोटे थे तो इस सारी तकलीफ़ों के बावजूद शरारतें, मस्ती करते थे? सिर्फ यही करते थे, पढ़ाई तो करते ही नहीं थे। पढ़ाई तो होती नहीं थी। अच्छा। करते भी नहीं थे, पूछता कोई नहीं था हमसे क्या पढ़ रहा है। अच्छा। तो सारा दिन खेलने कूदने का ही काम रहता था, उसी में एनर्जी सारी लगती रहती थी। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा आपको याद है बचपन का जो आपको आज भी याद रहता है उन मस्तियों के बीच में से? कोई एक ऐसा किस्सा जो सारी होती थी उस वक्त? हाँ, जब मैं तीसरी क्लास में था तो जो कैंपा कोला का या कोका कोला का ढक्कन होता है, हाँ जी, उस ढक्कन को ले जाके रेलवे लाइन के ऊपर हम मैं और मेरा ब्रदर जाके अरेंज कर देते सीधा। हाँ, ताकि जब ट्रेन आएगी वो पिचक जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा। सुराख कर फिरकड़ी बनाएंगे। अच्छा। तो खेलेंगे उससे। हाँ। तो एक बार हम ऐसे डब्बियाँ लगा रहे थे तो वहाँ किसी जो रेलवे लाइन का कोई आदमी, उसने देख लिया, उसने सोचा कि पत्थर लगा रहे हैं रेल के नीचे। हाँ। उसने पकड़ के कमरे में बंद कर दिया अंधेरे में। अच्छा। तो मैं और मेरा ब्रदर हम रोए कि बाहर निकालो। तो बाद हमने कहा तो फिरकनी बनाने आए थे, तुम पत्थर थोड़ी लगाने आए थे।
तो ऐसा ही शरारतें चलते रहती थी। हमें पता है कि आपकी फैमिली जो पार्टीशन हुआ 47 में, बहुत लोगों ने बहुत तकलीफों भरा दौर देखा है वो, तो आपके परिवार ने कैसे शुरुआत की उसके बाद? वहाँ से जब हम आए सेवली के अंदर तो हमारे पिताजी जो थे उन्होंने किराए पे टांगा लिया और टांगा चलाया पलवल से लेके होटल तक डेली। अच्छा। और जो मेरे मदर थी वो लोगों के जो बेसन पीसना है, गेहूँ पीसना है, चक्की पीसना है, चक्की पीस के उनको कुछ पैसे कमा लेती थी। सिस्टर मेरी जो थी बर्तन लोगों के घर में धो लेती थी। एक सिस्टर मटका पानी का भर के ले आती थी। मैं तो उस टाइम छोटा था, 4-5 साल का था। तो इस तरह हर आदमी कोई ना कोई एक आना दो आना कंट्रीब्यूट करता रहता था। तो लाइफ इसी तरह 5-7 साल ऐसे ही चलते रहे बड़े मुश्किल के साथ। जी जी जी। नहीं सर, आप बता रहे हैं जिस तरीके से, आई एम श्योर कि जो हम अभी सिर्फ बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो वक्त बीता होगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये फैसला कैसे हुआ कि हम जब पार्टीशन के बाद के सेवली जाते हैं, उसका क्या वजह थी कि वहीं जाते हैं? पार्टीशन के बाद सबसे पहले हम लोग अम्बाला आए। अच्छा। अम्बाला से पलवल आए। जी। फिर जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ हमारे वहाँ भी हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट वालों को जो एलोकेशन हुआ बैकवर्ड जगह चली गई। जो लाहौर रहते थे उनको दिल्ली मिल गया। अच्छा। तो हमारा क्योंकि वहाँ भी बैकवर्ड था तो बैकवर्ड वालों को बैकवर्ड इलाके में दे दी। तो जो मकान खाली पड़े थे, जो लोग मुसलमान वहाँ से चले गए थे, तो उन जिनका घर खाली था उन घर में कोई भी जाके बैठ जाए। तो हम भी ऐसे जाके पिताजी भी किसी घर में एक कमरा लेके वहीं खाली पड़ा था बैठ गए। बाद में अपने नाम पे उन्होंने करा लिया उसको। तो किसी को रोक टोक नहीं थी, खाली पड़े सब लोग भाग के चले गए। तो उनके कमरे आप कमरे कर लो। पिता का रोल हमेशा से एक प्रोवाइडर का रोल रहा है हमारी सोसाइटी में, कि पिता का काम है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपना लगाव अपनी फैमिली से नहीं होता है। लेकिन माँ का एक अटैचमेंट अलग होता है। कहते हैं कि माँ के साथ वक्त आप ज़्यादा गुजारते हैं, माँ आपकी पहली टीचर बनती है। तो आपकी मदर की क्या यादें हैं? कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? इस मामले में बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा हूँ। मैं जब 4th क्लास में था मेरी मदर डेथ हो गई। ओह। तो उस वक्त पे मैं शरारती बहुत था, घर बैठता ही नहीं था। और बड़े अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद मुझे जब समझ आया मदर का, तो मैंने मदर की फ़ोटो तलाश करने की कोशिश की। सारी रिश्तेदारी में जहाँ जहाँ वो शादी में कहीं गई या कहीं मिलने जुलने गई, तो मेरे पास एक भी फ़ोटोग्राफ मदर का नहीं है। यादें तो मेरे पास बहुत कम है। 4th क्लास में क्या यादें होती है। सही बात है। तो आई डोंट हैव ए सिंगल फोटोग्राफ ऑफ माई मदर, दो आई सर्च फॉर 2 years विद एवरी रिलेटिव कि कहीं किसी की फ़ोटो खिंचवाई हो, शादी में गए हों, तो वो फ़ोटो नहीं मिली। हाँ, मुझे एक दरी मिल गई जो कि उस टाइम वो बना के बेचते थे। खड्डियाँ जो धागे कलर करके और खड्डी बनाते थे। मुझे पता लगा कि 1954 में जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो एक दरी उसको दहेज में दी थी उसने। अच्छा। वो दरी उसने अपने छोटी सिस्टर को दे दी, बाद में उसने अपनी बेटी को दे दी, उसकी बेटी ने अपनी बेटी को दे दी। तो 3 जनरेशन तक वो दरी जा रही थी। तो मुझे जब पता लगा तो मैं वो दरी ले आया, अपने ऑफिस में फ्रेम कर दिया उसको मैंने। क्या बात है सर। मैं सर क्या बताऊं, मैं अपने इमोशंस को रोक रहा हूं। आप तो गुजरे हैं उससे, मतलब, लेकिन ये आपका आई थिंक प्यार था कि शायद वो दरी आपके लिए वही याद थी, वो कि ये मेरी माँ ने मेरे सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए वही लाइफ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनके हाथों से बनी हुई वो चीज़ थी और वो इतने सालों तक रही। ये तो मदर का जो एक प्रेम होता है, प्यार होता है, वो मैं उससे बड़ा महरूम रहा हूँ। और ये मेरी वीकनेस भी बन गई लाइफ के अंदर कि जहाँ भी कहीं प्यार देखा, किसी ने हमदर्दी से बोला तो मैं उसका हो गया। तो बिकॉज वो स्ट्रेंथ, जो स्टेबिलिटी थी जी, वो नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो आई रिमेंबर हर मोस्ट। सर, जैसे आपने कहा शरारती आप थे बचपन में, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई का जब शुरुआत हुई, जब पढ़ने की बात आई कि भाई पढ़ना भी है, लेकिन सोर्सेज नहीं थे, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे भी बैठ के पढ़ लिया करते थे। मैट्रिक क्लास मैंने हथीन गवर्नमेंट स्कूल से पास किया, हाई स्कूल से। तो गांव में जब लाइट आई तो हमारे मामा जी घर में आई थी, हमारे घर में नहीं थी। तो हमारे घर में लैंप होता था, लालटेन से ही पढ़ाई करते थे, या स्ट्रीट लाइट होती थी हमारे घर के बाहर, वहाँ पढ़ते थे। तो अगर बाई चांस मामा जी के बैठक में चले जाते पढ़ने के लिए तो डांट खा लेते थे, बिजली का बिल कौन देगा। तो हमें वो मामी पढ़ने नहीं देती वहाँ पे जो है। अच्छा। तो एनीवे जितना भी कुछ समझ आता था स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लिया जब पढ़ना।
सर फिर ये पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ पढ़ाई का, फिर रुका नहीं और कॉलेज, डीएवी कॉलेज, फिर बिट्स पिलानी, तो उन दिनों के बारे में कुछ बताइए ना। मैं प्री मेडिकल तक जो है 12वीं क्लास तक मेरे अंदर हमेशा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत रहता था। अच्छा। क्योंकि गांव में क्या होता था, पट्टेदार पजामे पहनते थे जेब वाले। जी जी। और गांव की जूती होती थी जो जाट लोग पहनते थे गांव में, हाँ। वो जूती होती थी। तो मुझे प्री मेडिकल तक पैंट ही नहीं सिलवा कर दी गई। अच्छा। पैसे नहीं थे। तो मैं कॉलेज भी गया तो पजामे में गया तो बड़ा कम्प्लेक्स होता, मैं अकेला ही पजामे में होता था, बाकी सब लड़के पैंटें पहन के आते थे। मैं कहता भी था ब्रदर को मुझे पैंट सिलवा दे, कहता तो बीएससी करेगा तब सिलवा देंगे। ओह। तो काफ़ी मतलब एक कम्प्लेक्स दिमाग में रहता था, तो उस चक्कर में दिमाग ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होता था। तो डीएवी कॉलेज जालंधर जब मैं गया तो सेकेंड हैंड एक पैंट थी ब्रदर की, उसको मैं ठीक करा के टेलर से वो मैं पहन के गया जालंधर के अंदर, और ऐसा लगा कि आज दुनिया सारी मेरे कब्जे में है, एक पैंट पहन के ऐसा लगा। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। और वहाँ जाके फिर मेरे बॉटनी के टीचर थे डॉक्टर कैप्टन एस विज जी। वो बहुत अच्छे टीचर थे। हमारे जो प्री मेडिकल में अग्रवाल टीचर थे, उन्होंने हमें माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड कैसे देखते सिखाई नहीं कभी। अच्छा। तो ऐसे ही बस आते थे, हम बैठ जाते थे, बैठ के टाइम पास करके निकल आते थे। तो वहाँ जब जालंधर में गए तो बिज साहब कहने लगे स्लाइड देखो। तो मैंने उसका जो माइक्रोस्कोप का जो हिलाने वाला स्क्रू होता है उसको बिना ऊपर से देखे ऐसे किया तो क्रैक, स्लाइड टूट गई। स्लाइड टूट गई तो थप्पड़ पड़ गया। तो मैंने कहा स्कूल में मार खाते थे, यहाँ भी मार खाते रहेंगे, कॉलेज में भी आके मार खानी है। तो फिर मारा तो मेरे को रोना भी आ गया। फिर उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछा क्या बात है। मैंने कहा मुझे सिखाया नहीं किसी टीचर ने। तो कहते सिखाया नहीं तो फिर कैसे यहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा ऐसे ही पहुँच गए, रट्टे लगा के पास हो चले गए। तो फिर उसने जब प्यार से मुझे समझाया कैसे कैसे करना है तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। फिर उसने कहा नहीं बेटा तुम अच्छी तरह काम करो, तुम नाम कमाओगे। और हमारे वहाँ पे टेस्ट हुआ करते थे, पहले टेस्ट में मैं टॉप किया क्लास के अंदर। अच्छा। पहली बार मुझे लगा कि मुझे कुछ आता है। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि आई एम आल्सो केपेबल। उसके बाद फिर जितने भी टेस्ट होते रहे मैं काफ़ी में फर्स्ट आता रहा। तो मेरे में कॉन्फिडेंस जागना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द टीचर। उसने जो लव एंड अफेक्शन दिया, मेरे पीठ पे हाथ आगे फेरना जब मैं बैठा हूँ, तुम काम करो तुम आगे जाओगे। तो मेरे बड़े अच्छे नंबर आए बीएससी के अंदर बिकॉज ऑफ द टीचर ओनली। ये बिट्स पिलानी का सजेशन किसी ने दिया आपको या आपको लगा कि मुझे बिट्स पिलानी जाना है, क्योंकि काफी मशहूर इंस्टीट्यूट नहीं, उन दिनों में फरीदाबाद रहता था। मैंने अप्लाई किया एमएससी के लिए। अच्छा। एक आगरा यूनिवर्सिटी में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिट्स पिलानी में। जी। तो मेरा आगरा से कॉल नहीं आई, दिल्ली से कॉल नहीं आई, बिट्स से कॉल आ गई। अब वो कॉल आ गई तो मेरे का जाके इंटरव्यू दे आते, एक जगह से आई है। तो वहाँ जाने के लिए जो था, पिताजी बोले बहुत महंगा है पिलानी, तो वहाँ हम भेज नहीं सकते। ब्रदर भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ घर में पिलानी भेजने के लिए। तो मैंने कहा मैं एम्बेसी ज़रूर करूँगा। फिर मेरे पास 5-7 रुपये जेब में थे, तो मैं बिना इनको बताए अपना दिल्ली चला गया और वहाँ से कज़न से पैसे मांगे कि मेरे को पैसे दे दो, मैं पिलाने जा रहा है। उसने भी कह दिया जी पैसे हमारे पास नहीं है, पहले अपने भाई से फ़ोन करवा। मैंने कहा वो तो मुझे जाने नहीं दे रहा। फिर मैंने ऑटो पकड़ा और पैसे थे नहीं, बिना पैसे के ऑटो में बैठ गया और स्टेशन से जैसे ही पहुंचा भाग के निकल गया ऑटो में से बिना पैसे दिए। ट्रेन में मैं विदाउट टिकट में चला गया और वहाँ जब उतरा लोहारू में जाके, तो अब वहाँ से लोहारू से पिलानी 24 किलोमीटर वहाँ जाने के लिए बस में जेब में एक पैसा नहीं था। फिर मैं 3.5 घंटे रेस लगाई, वहाँ से 24 किलोमीटर भागा वहाँ से लोहारू से पिलानी। और वहाँ पहुँच के फिर मेरे रिश्तेदार थे, मिला उनसे। उन्होंने कहा कहाँ से आ रहा, मिट्टी विट्टी हो रहा सारा। मैंने कहा मैं भाग के आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू करवाया, मेरा सिलेक्शन हुआ एमएससी के अंदर। दिस इज हाउ आई डिड माय एमएससी आल्सो। सर प्लीज सैल्यूट है सर आपको। मतलब कमाल की बात है सर। ये मैंने बहुत किस्से सुने हैं लोगों से, लेकिन इतना पैशन के साथ कि कहीं जाना है और मैंने नहीं सुना सर। मैं आई एम सो टच्ड विद दिस। और वहाँ पर गए तो उन्होंने फिर मेरे पिताजी को फ़ोन लगाया, तुम्हारा चाचा जी तुम्हारा बेटा यहाँ पे आ गया पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा भी कि ये आ गया, इसको पढ़ाना नहीं मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कितने रुपए दे सकते हो तुम? मैंने कहा, कहता है मैं 50 रुपये दे सकता हूँ। मैंने कहा इससे ज़्यादा दे नहीं सकता। तो कहने लगा अच्छा 50 रुपये मैं इसको लोन दे दूँगा। फिर 50 रुपये इसको हरियाणा गवर्नमेंट में बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट मिलता है, जो लोग होते हैं
उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे 50 रुपये, तो 50 रुपये का स्कॉलरशिप मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से दिला दिया, 50 उसने दिया, 50 पिताजी ने, 150 रुपये से मेरा खर्चा महीने का था। तो 2 साल इस तरह 150 रुपये लेके और MSc मैंने 79% से पास किया उसका। फिर क्या बात है सर। हमने सुना है कि आपकी जो दीदी हैं उन्होंने उनको बहुत आप पे ये उम्मीदें थी कि ये विश्वास था, उन्होंने आपको हमेशा मॉरली इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया। जब मैं BSc में जालंधर पढ़ने गया उस टाइम मेरे पिताजी ने पैसे नहीं थे, वहाँ नहीं, जालंधर नहीं जाना, तुम दुकान में बैठ जाओ। तो फिर मेरी सिस्टर घर आई, कहती है इसके जो भी 40-50 रुपये दाखिले के लग रहे हैं मैं खर्च कर दूंगी। तो वो मेरी सिस्टर ने 50 रुपीज़ दिए, तो DAV कॉलेज मेरा एडमिशन हुआ BSc के अंदर। सर हमने सुना है कि आपको जैसे काम पढ़ाई करने के बाद टीचिंग का जॉब ऑफर हो गया था, ये गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ था वो? पहले मैं प्राइवेट पब्लिक स्कूल में PGT बायोलॉजी लगा, हंसराम मॉडल स्कूल में। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आ गई, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया। तो 20 साल करने के बाद मैं प्रिंसिपल बन गया UPSC के थ्रू। अच्छा। प्रिंसिपल बनने के बाद फिर 2 साल मैंने काम किया, फिर रिज़ाइन कर दिया उसको और कॉलेज खोल दिया। तो सर उस पीरियड का, उस टीचिंग के दिनों का कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंसान है जो आपको याद हो, जो आपके साथ रहा हो? हाँ, वो मेरा लैब असिस्टेंट था मोतीनगर स्कूल में। लैब असिस्टेंट था। मैं आपको बच्चों को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, जो किताबें पढ़ते हो, ये तुम्हारा रियल पोटेंशियल कभी नहीं हो सकता। एक होता है पोटेंशियल ऑफ बॉडी, पोटेंशियल ऑफ माइंड, और वो इतना ज़्यादा होता है, भगवान ने दिया है कि जितना एक्सप्लॉइट कर सकता है आदमी कर सकता है उसको। हरिचंद लैब असिस्टेंट होने के बावजूद भी मुझे वो प्रैक्टिकल चीज़ें लाइफ की बताता था, ज्ञान की, जो आज तक मैं उसको याद करता हूँ। ही इज़ नो मोर, लेकिन उसने मुझे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें बताई उसने, और मुझे एनकरेज भी करता। हालांकि मेरी टेबल साफ़ करता था, लेकिन कहता था चौधरी साहब मैं आपको लैंडलॉर्ड बनाऊँगा, यहाँ मेरे सारे PGT लैंडलॉर्ड बने। मैंने कहा मेरे पास तो पैसा एक नहीं है। कहता मैं तो वो उधार दे दूँगा, लेकिन तुम्हें लैंडलॉर्ड जरूर बनवाऊँगा, किराएदार मत रहना ज़िंदगी में। और काफ़ी मोटिवेट करता, किताबें लिखो, आप बहुत अच्छे राइटर हो। सारा दिन में किताबें लिखता रहता था। और फिर कहता आप कोचिंग सेंटर में क्यों पढ़ाते हो, अपना कॉलेज खोल लो। तो ही यूज़ टू गाइड मी ए लॉट, और आई यूज़ टू अप्रिशिएट हिम आल्सो वेरी मच। तो उस आदमी के अंदर जो इंटरनली समझ बहुत थी। जैसे मेरे मामा जी थे, पढ़े हुए थे 4 क्लास है, लेकिन अकल इतनी थी कि सारी बिरादरी उनका लोहा मानती थी। जो सलाह देते थे, राय देते, सब मानते थे, भाई इन्होंने कह दिया ठीक है। तो इंसान के अंदर भी इस तरीके से कई बॉर्न कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिसको उसको पता ही नहीं होता कि मैं इतना काबिल हूँ भी। तो एक्सप्लॉइट करे तो सारी चीज़ें निकाल के कर सकता है। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इंसान की किताबी जो चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं, टॉपर रहे हैं, IIT पास कर गए हैं, उन्होंने लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, नहीं। 80% जो लोगों ने लाइफ में टॉप पे पहुँचे हैं वो सारे एवरेज रहे हैं। या तो स्कूल गए नहीं, गए तो फेल हो गए, और या सेकंड डिवीज़न पास हुए। 80% लोग ऐसे वर्ल्ड के अंदर टॉप पे पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर एक पीरियड होता है कि इस पीरियड तक आपका प्लेनेट को सही नहीं काम कर रहे, या क्या नहीं कर रहे, या आप अपनी पोटेंशियल को छुपाए बैठे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या कर सकते हो। लेकिन जिस दिन पता लग जाता है मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वो तूफान खड़ा कर देते हैं। टीचर बन गया, तो टीचर बनने के बाद मेरे ब्रदर ने मेरा IAS का फॉर्म भर दिया कि आप IAS के अंदर बैठो। वो मिनिस्ट्री में काम करते थे, उनको पता था IAS की क्या पावर्स होती हैं। तो मैंने कहा भी मैं तो IAS का इम्तिहान पास ही नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जब BA MA पास किए हुए लड़के 3rd क्लास वाले IAS बन सकते हैं, तुम तो 1st क्लास MSc हो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरी फ़ीस जमा कराई 48 रुपये। तो मैं UPSC में जाकर 36 रुपये रिफंड ले आया, और वो फिर पिक्चरें देखता रहा। तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर फॉर्म भर दिया। अब नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर दिया, मैंने कहा भाई पैसे क्यों ख़राब कर रहे हो, मैं दूंगा नहीं। कहता समस्या बताओ क्या है। मैंने कहा देखो, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, कंपटीशन में इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ये पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। इन मेरे पिताजी ने एक पैसे की ट्यूशन लगाई है, ट्यूशन भी लगा सकते हैं। इनके माँ बाप पढ़े हुए, मेरे वो पढ़े नहीं हुए हैं। मैं अंग्रेज़ी में फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, ये बोल सकता। मैं इनसे कम्पीट करूँगा कैसे, पैसा वेस्ट करना है। तो खैर दूसरी बार मैं रिफ़ंड लेके आगे मैंने इम्तिहान नहीं दिया। फिर जब मैं 3 साल लगातार पढ़ाता रहा, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मुझे दिमाग में आया सारी ज़िंदगी ये रेस्पिरेशन ही करता रहूँगा, कहाँ फंस गया हूँ।
अब मुझे इस टीचिंग से निकलना है, बाहर निकलना है। अब मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट होता रहूँ कि मुझे IAS का इम्तिहान देना है। मैं पता करने गया, बोले अब ओवर एज हो गया, 26 साल की एज होती थी, अब ख़त्म, अब दे नहीं सकते। प्रैक्टिकली मैं पागल सा हो गया कि अब मैं टीचिंग में नहीं रहना, सारा दिन सारा साल यही टॉपिक रटता रहूँगा, कोई नई चीज़ है नहीं इसमें। तो फिर मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो है ना एग्ज़ाम होने वाला है, 40 दिन का टाइम है उसके अंदर, तो इम्तिहान देना है। उसकी एज 28 साल की है। मैंने कहा देना नहीं, सिलेक्शन हो गई। सुनते ही मैंने कहा हम गुड़गांव, फिर मैं दिल्ली से गुड़गांव उसके घर चला गया, एक कमरा लिया और 40 दिन तक हमने 18 घंटे रोज़ बैठ के ज़बरदस्त पढ़ाई की। 8 सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसे इंग्लिश ऐसे, हिंदी ऐसे, क्या क्या था उसमें। तो 72% लेके मैं उसको क्वालिफाई किया 40 दिन पढ़ के। और जब मुझे यकीन नहीं है, मैं बार बार कहूँ रोल नंबर दोबारा देखो, मेरा तो नहीं हो सकता। 40 दिन में कैसे क्वालिफाई किया? 2-2 साल लोग लगा देते हैं। कहते हैं यार तेरा ही है। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने 2-4 दोस्तों को कहा भाई तुम देखो यार, मैं नहीं देखता। उन्होंने कहा तू ही पास हो गया यार, ऐसी क्या बात है। फिर मुझे लगा यार 40 दिन के अंदर तुम 8 सब्जेक्ट लेके और ऐसा कंपटीशन पास कर सकते हो, तुम तो गजब के आदमी हो। इससे मतलब तुम्हें आज तक पता नहीं तुम क्या कर सकते हो। तो मेरे अंदर ऐसा विश्वास जाग गया, इतना विश्वास जाग गया कि ऐसा लगा कि अब मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी मेरे दिमाग में आया कि अब मैं कोई भी काम करूँगा तो बेस्ट बनूँगा। मैं टीचर अगर रहना है मैंने लाइफ में, क्योंकि इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, और टीचर ही रहना है, फिर टीचर ही बेस्ट बनना है। फिर NCERT के साथ मैंने 10-10 बार रट मारी, एक पेज नंबर, लाइन नंबर सब रट गया मेरे को, ताकि कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछे मैं लाइन नंबर तक बता दूंगा, ये लाइन पे दिया हुआ है। तो आई बिकेम द वेरी पॉपुलर टीचर इन दिल्ली। हर बच्चा मेरे से पढ़ना चाहने लगा। क्या तो, सर अगला सवाल पूछने से पहले मैं एक AV हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। प्लीज पहले वो देख लेते हैं, दिखाइए। मैंने इनसे कहा कि देख भाई चौधरी, तुझे एक ऐसा स्कूल दे रहा हूं जहां का रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आता, और मैं तुझे चल करके उस प्रिंसिपल से मिलवा देता हूं। मैं लेके गया, साधारण गवर्नमेंट स्कूल था, और वहां बच्चे भी थोड़े थे विज्ञान के, कभी पास नहीं होते थे, कभी एक आध बच्चा पास हुआ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो ये प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर देखिए, मैं आपके पास एक ऐसे अध्यापक को ला रहा हूं जो आपका विज्ञान का रिजल्ट CBSE का बहुत ही अच्छा देगा। मुस्कुराए वो कि शायद मेरे सामने कुछ बोल तो सकते हैं, नहीं सर ठीक है आप भेज दीजिए इनको। लेकिन जिस समय रिजल्ट निकला, वही प्रिंसिपल मेरे पास आए कि सर वी हैव क्रिएटेड ए हिस्ट्री। मैंने कहा हाउ? I have given 100% result in biology. I mean, I was also surprised, and that was the first year of my friend. वहाँ से हमारी दोस्ती हुई, एक रिलेशन, एक अध्यापक और एक्टिविटी डायरेक्टर का दोस्ती में बदल गया। सर ये दोनों का मिलन कैसे हुआ, पहचान कैसे हुई या दोस्ती कैसे हुई? उनकी ज़बानी हमने सुना, लेकिन आपकी ज़बानी भी सुनना चाहते हैं। एक्चुअली जब मैं हंसराज स्कूल के अंदर टीचर था बायोलॉजी का, तो इनका बेटा उस टाइम 6ठी क्लास में दाखिल हुआ हंसराज में। तो वहाँ मेरी पहली बार इनके साथ मुलाकात हुई, और मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और अच्छी लगी। बड़े अच्छे प्रिंसिपल थे। तो एक दिन इन्होंने मुझसे कहा, कुछ सालों के बाद जब कहने लगे कि मेरे स्कूल में टीचर नहीं हैं, तो आप बच्चों को आगे कोर्स ख़त्म करा दो। तो 65 चैप्टर्स 12वीं क्लास के अंदर होते थे NCERT के अंदर उस टाइम पर। तो 65 चैप्टर मैंने कहा मैं आपके बच्चों को अगर पढ़ा दूँ तो हमारे PTA फंड से हमें क्या पैसा मिलेगा, जो भी मिलता है आपको मिल जाएगा। तो मैंने 10 दिन के अंदर 65 चैप्टर ख़त्म कराए। मैंने कहा 8 घंटे मैं डेली पढ़ाऊँगा, और जब लड़का बोर हो जाएगा सिर्फ उंगली उठा दे कि हमारा अब बंद कर दो सर, और जब तक उंगली नहीं उठेगी पढ़ाता रहूँगा। तो मैं 8 घंटे डेली 10 दिन तक पढ़ा के 80 घंटे मैं उनका 12वीं का पूरा सिलेबस ख़त्म करके आ गया। एक बच्चे ने 10 दिन में 8 घंटे में किसी ने उंगली नहीं उठाई पूरे दिन। एंड दे वर सो इम्प्रेस, सो हैप्पी कि हमारा सारा सिलेबस है टीचर 10 दिन में ख़त्म कर गया। पुरंग साहब बोले इनको समझ के आया? मैंने किसी पूछ के देख लो भाई। अगर एक लड़के ने जब उंगली नहीं उठाई है, इसका मतलब क्या है? सब समझ आ रहा है
कहता कमाल है, साल भर का सिलेबस तुमने 10 दिन में ख़त्म करा दिया। मैंने मेरे को सब रटा पड़ा है पानी की तरह, कोई मुझे दिक्कत नहीं, किताब तो देखनी नहीं मैंने, सारा मेरे दिमाग में सारा कुछ है। तो उससे फिर इनका मेरा इंप्रेशन इन पर बहुत अच्छा पड़ा और अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमने किताबें आपस में इकट्ठे लिखी दोनों ने, वी बिकेम को-ऑथर इन बॉटनी बुक, बायोलॉजी की, बॉटनी की, जोलॉजी की, मेडिकल की, जो किताबें लिखी हमने, तो हम दोनों को-ऑथर बन के काफ़ी टाइम हमने कैसे इकट्ठे गुजारा। क्या बात। सच में मैं अभी सोचता हूँ, मैं स्कूल के दिनों में काश आपके जैसा टीचर, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा निकल जाता। बहुत बहुत इम्प्रेसिव है सर। सर अब बहुत सारे सवाल इनके पास हैं, लेकिन इनको रोक रोक के पूछना पड़ेगा, तो बीच में अब इनको मौका देते हैं, कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि अगर ये पूछना चाहते हैं। बताइए कौन पूछना चाहेगा पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम विद्यालय में क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम टीचर से पूछते हैं तो टीचर हमें डांट देता है, और अगर वही सेम चीज़ अगर कोचिंग में हम उसी टीचर से वही क्वेश्चन पूछे तो हमें वह प्यार से समझाता है। सर ऐसा क्यों? जिस तरीके से समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, ऐसे हर तरह के टीचर होते हैं। इस प्रोफेशन में कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसमें टेस्ट किया जाए कि टीचर के लायक है कि नहीं है। क्वालिफिकेशन देखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन कर देते हैं। प्राइमरली मेरा अपना बताता हूँ कि जब क्लास में पढ़ाता हूँ और कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता मेरे से, मैं चुपचाप पढ़ाता हूँ, आधे घंटे के अंदर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। या तो लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। तो मैं उनसे बार बार कहता हूँ पूछो, कुछ पूछो, क्योंकि पूछने से पता लगता है जाग रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं समझ भी नहीं, इसका मतलब है। तो टीचर को प्राइवेट ट्यूशन तो पहले करनी नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर। काफ़ी तनख्वाह स्कूल दे देता है, उससे काफ़ी गुजारा हो जाता है। और अगर मान लो पढ़ाना ही है तो स्कूल की ड्यूटी 100% पूरी करे। उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके बाद बचती है कमाने के तो खूब कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर ऐसा कोई टीचर करता है कि घर में जो टीचर बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है उसको अच्छा पढ़ाएगा और स्कूल में वो चीज़ नहीं पढ़ाएगा, तो ये बहुत गलत बात है, मॉरली बहुत गलत है। और इससे उसकी रिस्पेक्ट जो एक दिल से बच्चों को करनी चाहिए वो नहीं होगी कभी भी। थैंक यू सर। यस सर, नमस्कार सर, मेरा नाम भोले शंकर खटीक है। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि बचपन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने आपको डांटा हो? एक बताऊं? जब मैं पढ़ता था वहाँ पे तीसरी क्लास हाथीन में, तो हमने कभी जहाज़ नहीं देखा था। तो एक दिन हमारे गांव के ऊपर से जहाज़ ऊपर से गुजरा, तो सारी क्लास बाहर निकल के और जहाज़ देखने चले सारे बच्चे। चंदूलाल टीचर था, उसे देखा सारी क्लास बाहर आ गई, तो उसे डंडा उठाया और सबको बोला हाथ आगे करो। तो एक दूसरा ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे कर रहे थे, लगातार 4-4 डंडे कस के मारे, सारा हाथ ही सूज गया। जहाज देखने का ये फल रहा हमारे को जो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, शरारत तो नहीं कह सकते, क्यूरियोसिटी थी, शोर बचा जहाज का, सब बच्चे बाहर निकल, हम भी निकल के आ गए। तो अदरवाइज़ तो मैं टीचर का वैसे फेवरेट रहा हूँ उनके, क्योंकि पर्सनल काम कराता था उनके, तो इसलिए वो मारते भी नहीं थे। कभी कपड़े धो दिए उसके, कभी कुछ कर दिया। तो ये वहाँ उस ज़माने में कपड़े धोने का काम भी बहुत होता था। गुरुजी के कपड़े कौन धो के आएगा, तो जो फेवरेट बच्चा था वो कपड़े भी धोआता था। तो दैट वाज देयर, तो इसलिए मेरे लाइक करते थे चीज़ें। सर ज़िंदगी में जब हम कभी फेल होते हैं या कभी किसी मोड़ पे हमें एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, ठोकरें पड़ती हैं, लेकिन वो ठोकरें भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैंने सबसे पहले 1983 में कॉरेस्पॉन्डेंस का एक कॉलेज खोला, आशीष कॉलेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मेडिकल और आईआईटी के लिए। मैंने बॉटनी और जोलॉजी का स्टडी मटेरियल तो खुद ही लिख डाला। फिज़िक्स के लिए मैंने एक और रायज़ादा टीचर को पकड़ा। केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने अंकल को बुला लिया, और आईआईटी भी वो लिखेंगे, मेडिकल केमिस्ट्री वो लिखेंगे। कुछ समय के बाद केमिस्ट्री के टीचर जो थे वो हिसार से आते थे, उन्होंने कहा जी मेरे बस का नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अब डिस्पैच जाने होते टाइम पे, अब केमिस्ट्री कौन लिखे? तो मैं नई सड़क जाके सोनी की किताबें केमिस्ट्री की, आईआईटी केमिस्ट्री किताबें लेके मैं केमिस्ट्री किताबें खुद रात को पढूं, फिर पढ़ के समझूं, फिर उसका मटेरियल लिखूं, बॉटनी भी लिखूं, जोलॉजी लिखूं। फिर फिज़िक्स वाले ने भी कहा जी मैं भी नहीं आऊँगा 2 महीने बाद। अब मैं फिज़िक्स की किताबें खोल के बैठ गया आईआईटी की, अब फिज़िक्स भी मैं पढ़ने लग गया। अब सारे मतलब मेडिकल आईआईटी का सारा कॉरेस्पॉन्डेंस मटेरियल खुद पढूं अकेला और खुद लिखूं
और फिर टाइपिस्ट उसको टाइप करे, मैं उसको फिर मैं उसकी साइकिल स्टाइलिंग करूं और फिर डिस्पैच बनाऊं और स्कूटर पे फिर किसी को बिठा के घर में डिलीवरी करके आऊं। मतलब मेरी हालत ये हो गई कि 1 साल के अंदर मेरा वेट रिड्यूस हो गया, मैं येलो हो गया काम कर कर के। लेकिन मैंने कहा सेशन पूरा करना ज़रूर है, और मेरे उसमें काफ़ी बच्चे मेडिकल में भी सिलेक्ट हुए, IIT में सिलेक्ट हुए। लेकिन साल के बाद मुझे लगा ये लंबा समय नहीं खींचेगा, तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा वो पढ़ाने वाला चॉक एंड टॉक वाला काम अच्छा है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस का काम जो है इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, और एक ही आदमी सारे सब्जेक्ट लिखने बैठ गया। तो दैट वाज ए रियल गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी इन द लाइफ। और लेकिन ये रहा कि पूरा अकेला ही मैं गाड़ी को खींच के ले गया है, ये भी मैं समझता हूँ मैंने बहुत बहादुरी की। सर थोड़ा हल्का फुल्की बातें थोड़ी कुछ हैं जो मुझे मालूम है, थोड़ी देर में ये भी बोलेंगे सर आपने ऐसा तो कुछ पूछा नहीं। सर आप फिल्में वगैरह देखते हैं? बहुत। तो किस तरह की फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, मज़ा आता है? मतलब ये समझ लीजिए कि शादी तक मैंने कोई फिल्म छोड़ी नहीं। अच्छा सारी देखी है। अच्छा, तो आपके फेवरेट एक्टर थे कोई एक या? शुरू में स्टार्टिंग के अंदर दिलीप कुमार मेरा फेवरेट एक्टर होता था। अच्छा। तो उसकी मैं सारी पुरानी पिक्चरें जितनी सारी देखता रहता था। तो उससे काफ़ी मेरे को एक सीरियस होने की आदत पड़ी दिलीप कुमार से, जो आज तक नहीं गई। वो सीरियस रह गया, मैं दिलीप कुमार की तरह ही। पहले मेरा हंसी बहुत कम आती है, तो इसलिए वो आदत वहाँ से गायब हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर फूल और पत्थर पिक्चर आई धर्मेंद्र की, तो मुझे बॉडी बनाने का शौक हुआ धर्मेंद्र जैसे। अच्छा। तो काफ़ी उसके मैंने जो हैबिट्स कॉपी की। फिर बाद में अमिताभ बच्चन के जो डायलॉग इतने अच्छे लगे, तो वो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन गए। तो ये लड़के तो एक्चुअली जो डिजिटल पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप तो आज ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, मैंने ये 50 साल पहले ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरे जितने भी टीचर जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिनसे मैंने अपनी लाइफ को टर्न दिए हैं, वो कोई फिजिकली क्लासरूम का कोई टीचर नहीं था। ये मेरे सारे फिल्म के जो हीरो थे, इन्हीं को मैंने कॉपी किया है। और ऑटोबायोग्राफी जो मैंने लिखी है उसमें मैंने सबके नाम दिए हैं, धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन तक, किससे मैं क्या क्या सीखा हूँ और मेरे अंदर क्या करेक्टर इम्बाइब किए। सो दे हैव बीन माई रियल हीरो इन माई लाइफ। और राजेंद्र कुमार जो थे, उनके से मैंने माँ बाप की सेवा करनी सीखी कि कैसे माँ बाप की इज़्ज़त की जाती है। तो दे हैव प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग माई कैरेक्टर एंड द पर्सनैलिटी एंड राइजिंग इन द टॉप ऑफ द थिंग्स। So you mean to say कि जितने भी हीरोज जो कैरेक्टर प्ले करते थे, उन कैरेक्टर की जो भी क्वालिटीज थी वो आप अपने में उनको मतलब देखें ना, अब आप पिक्चर देखने जाते हैं, किसी को गाना पसंद है, किसी को नाच पसंद है, किसी को डायलॉग पसंद है, हर कोई अपने अपने टेस्ट के हिसाब से वहाँ से लेके चला जाता है। हाँ। और मैं उसमें से एक सारस की तरह जो है, जो मेरे को अच्छी चीज़ लगती थी, जो मेरे लाइफ में काम आ सकती है, मैं वही चीज़ उस पिक्चर से कॉपी करके ले आता, बाकी छोड़ाता भाई भाई। क्या बात है। ये अब हम मेन जर्नी जानना चाहते हैं कि ये आकाश इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये बढ़ा? एक बाल भारती स्कूल है दिल्ली के अंदर, वहाँ एक प्रिंसिपल है मिसेस गुप्ता। वो एक दिन मेरे पास आई, कहने लगा मेरे बच्ची को आप ट्यूशन पढ़ा दो और उसके साथ और भी 5 सहेलियाँ उनको पढ़ा दो। मैंने कहा मैं तो पढ़ाऊँगा नहीं, मैं तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ। फिर कहने लगे आप इतने अच्छे टीचर हो, आप कोचिंग क्यों नहीं खोलते हो? तो मैंने कहा कौन पढ़ने आएगा मेरे पास कोचिंग के लिए? कहने लगे 6 लड़कियाँ मैं दे दूँगी। तो 6 लड़कियाँ मैं दे दूँगा। 2 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे। फिर मैंने फिजिक्स वाले टीचर से बात की, कहता है यार 2 बच्चे मेरे पास हैं। फिर केमिस्ट्री वाले से उसने बात की, उसने कहा 2 मेरे पास हैं। तो चलो 12 बच्चों से शुरू करते हैं। तो ऐसे 12 बच्चों से उन्हें अपने घर में जो है ड्राइंग रूम में इसको शुरू किया, और पहले ही साल 7 बच्चे उसमें से मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गए। तो फिर हमने मुड़ कर देखा लाइफ के अंदर कभी। सर लेकिन मतलब नौकरी आप छोड़ चुके थे, और पेरेंट्स को आप पर विश्वास कैसे था कि मतलब क्या ऐसी बात थी जो उनको लगता था कि नहीं ये हम अपने बच्चे को इनके पास भेजना चाहते हैं? नहीं, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे। एक तो स्कूल में रिजल्ट बड़े अच्छे आते थे, 100% रिजल्ट आता था, वहीं से नाम फैल जाता है कि भाई टीचर अच्छा है। फिर कई यार दोस्त होते, उनके बच्चों को पढ़ा दिया, वो सिलेक्शन हो गई उनके मेडिकल कॉलेज में। तो वर्ड ऑफ माउथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। एक बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तो 4 को रिकमेंड कर देता है कि इससे पढ़ते रहो। तो वर्ड ऑफ माउथ से ही सारा पब्लिसिटी होती रही, तो इसलिए पेरेंट्स को विश्वास हो गया उसके अंदर।
सर लेकिन आपने बड़े कम शब्दों में आकाश इंस्टीट्यूट की जर्नी को ख़त्म कर दिया है। मैं आई एम श्योर आप ने जब शुरुआत की होगी बहुत सारी तकलीफ़ें, चैलेंजेस भी आए होंगे। तो ये जो आज इतना बड़ा आकाश इंस्टीट्यूट है, इसके मल्टीप्लिकेशन की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए ना। मैंने जब आकाश इंस्टीट्यूट खोला था, मेरा सपना एक था कि उस टाइम जो कोचिंग चलते थे उनमें कई प्रॉब्लम होती थी। एडमिशन के टाइम पर जो बच्चा आता था उसको जो कमिटमेंट कर देते थे वो पूरी नहीं करते थे। जैसे मान लो एक बच्चे ने 15 दिन लेट ज्वाइन किया तो कहता मेरा कोर्स निकल गया है, फिर कहता अच्छा 15 उसकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे और 15 दिन के बाद आपको 2-4 एक्स्ट्रा क्लासें कवर कर देंगे। वो कभी कवर नहीं करते थे, वो बच्चा बेचारा रोता ही रहता था। तो मैं सोच रहा था अगर मैं कभी कॉलेज खोलूँगा ऐसा नहीं होगा। तो पहला मेरा प्रिंसिपल ये रहा कि जो कह दिया वो करेंगे और जो नहीं कर सकूँगा उसको कहना ही नहीं है। तो हमेशा ही मैं इसके लिए मेरी किसी भी आदमी के आगे आज तक आँख नहीं चीनी हुई कि चौधरी साहब मुझे पॉइंट आउट करें कि भाई आपने ये कहा था किया नहीं। तो कहा ही लिमिटेड और किया उसको। तो कमिटमेंट मैंने सारी पूरी निभाई उसके अंदर। दूसरा मेरा ये था कि जो बच्चा मेरे से 100 रुपये फ़ीस दे रहा है तो इसको 110 रुपये वापसी जानी चाहिए, 95 नहीं जानी चाहिए। हमेशा उसको ज़्यादा पे करो जितना लिया है, ताकि वो ये लगे कि ये चोर है, मेरे से पैसे ज़्यादा लूट लिए। बिल्कुल। तो मेरी कॉन्शियस उसमें बड़ी अलाइव रहती थी कि आई शुड पे देम मोर, एक्स्ट्रा करा पढ़ा, जितना पढ़ाना पढ़ा दो उसके अंदर। तो वो हमेशा था। मेरे नोटिस बोर्ड पे जब शुरू में गणेश ने लिखा था कि इफ़ यू फाइंड आई हैव मेड एनी कमिटमेंट रॉन्ग एवरी पेरेंट है राइट टू कैच होल्ड माई कॉलर एंड स्लैप मी। मैं लिख के नोटिस बोर्ड लगाता था कि मैं गलत कर रहा है, नहीं गलत कोई स्लैप क्यों करेगा। सही बात। लेकिन इतना लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। तो आई यूज्ड टू राइट इट आल्सो देयर ऑन द ब्लैक बोर्ड इटसेल्फ। सर लेकिन हमने ये भी सुना है कि आपके कुछ टीचर शुरुआत में छोड़ के चले गए, तो तकलीफ़ें तो रहीं, वो कैसे मैनेज हुआ? टीचर एक बार छोड़ के चले गए थे। शुरू में तो मेरे पास ज़्यादा सेक्शन नहीं थे, तो फिज़िक्स भी चला गया, केमिस्ट्री भी चला गया। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया घर पे, सबके फ़ोन बंद होते, जब चले जाते तो फ़ोन तो बंद ही कर देते हैं। घर में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं फ़ोन मत उठाना, यहाँ से कॉलेज से आएगा। तो 3:30 बजे जैसे मैंने फ़ोन किया, पता लगा कि नहीं आए, तो 4 बजे क्लास का टाइम। तो मैं अपनी गाड़ी ली, टेंट हाउस के पास गया, वहाँ से 4 दरियाँ उठाई और छत पे दरिया बिछा दी और दरिया में ब्लैक बोर्ड लगा दिया। मैं सारी क्लास में चप्पल उतारो और लाइन लगा के बैठ जाओ ऊपर छत पे। तो 4 घंटे लगातार मैं बॉटनी पढ़ाता रहा। अगले दिन 4 घंटे जोलॉजी पढ़ाता रहा। तो 7 दिन में लगातार खुद ही पढ़ाता रहा, सारे सेक्शन मर्ज करके। इतने मैंने कोई दूसरा और टीचर ढूंढ लिया और उसके बाद फिर वो टीचर आए जी हमारी में ये मजबूरी थी, हम इसलिए नहीं आए। मैंने कहा भैया तुम्हारा हिसाब किताब गया, मैंने दूसरे टीचर लगा लिया, अब तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। सर लेकिन मतलब ये सच है कि मतलब एक टाइम ऐसा था जब आपने और आपकी वाइफ ने खुद ही सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी उठा ली थी कि भाई जगह हम खुद ही साफ करेंगे, खुद ही सारा इंतजाम नहीं, और करेंगे? जब 88 में पहली बार कॉलेज खोला था तो सफाई करने वाली माई आती थी। 2 महीने हुए थे, कहना मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। हमने 6 महीने बाद बढ़ाएंगे, कहते नहीं मैं कल से मैं आऊँगी नहीं। हमने कहा हम किसी और को रख रहे हैं, कहते मैं घुसने नहीं दूंगी इस मोहल्ले में किसी को भी। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो फिर जो रश्मि लड़की थी मेरी क्लर्क, मैंने कहा रश्मि कल से 7:30 क्लास शुरू होती है, हम लोग 7 बजे आ जाएंगे, तुमने आके टॉयलेट साफ़ करने और मैं झाड़ू लगाऊंगा। बच्चों के आने से पहले सफाई का काम हो जाना चाहिए ताकि वो नहीं देखे प्रोफेसर साहब झाड़ू लगा रहे हैं। तो 7-8 दिन हमने ऐसे ही गुजारा। इतने में किसी एजेंसी से हमने हायर कर लिया स्वीपर और फिर उनको लगा दिया जो है। मैंने कहा घर में तो सारे काम करती हो ना, ये भी तो घर ही है। सही बात। वहाँ तो उल्टा खर्चा करती हो, यहाँ तो कमा के जाती हो। तो यहाँ से सफाई करो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस तरह से मिलजुल के सारा काम हो गया। जी जी। उन्होंने फील नहीं किया। सर लेकिन इतनी अड़चने कि मतलब सफाई वाला नहीं, टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको खुद पढ़ाने पड़ रहे हैं, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि यार ठीक है यार वापस चलते हैं, नौकरी करेंगे, सुबह जाएंगे शाम को आए से सुकून की ज़िंदगी जिएंगे? कभी ऐसा नहीं लगा? सर जी सवेरे उठता था, कोई दिन ऐसा मुश्किल से होता जैसे सवेरे फ़ोन नहीं बजेगा, फलाना टीचर नहीं आ रहा है। मतलब आँख खोलते नींद तो पूरी खोल देते थे यहाँ पे। अब नॉर्मल लगता था ये। जब 3 बार लगातार फ़ोन आ जाए एक के बाद एक, तो फिर मुझे लगता है मैं बिल्कुल एनर्जाइज हो गया हूँ, पूरा चार्ज हो गया हूँ, मेरे पास काम कर रहे बहुत है। तो मेरा दिमाग इतना तेज़ काम करता था, 3 टीचर गायब हो गए, कैसे मैनिपुलेट करूँगा टाइम टेबल को।
तो मैं रादर एनर्जी लेवल मेरा बहुत हाई हो जाता था कि मुझे कुछ काम मिल गया करने के लिए। जब कोई भी फ़ोन नहीं आता मैं सोचता कि आज क्या लाइफ है, कोई चैलेंज ही नहीं है। तो मेरे तो जितना चैलेंज आते रहे मैं उनको सोचता रहा ये ईश्वर का वरदान है। मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि ईश्वर परेशानियां और तकलीफ उसी को देता है जिसको आगे बढ़ाना चाहता है। कई बार सोचता मैं ही क्यों, मैं सोचता हूँ मुझे ही क्यों नहीं। क्या बात है। भाई जितना वो किसी को आगे बढ़ाना चाहता है पहले परखेगा ना उसको, ये उस योग्य है कि नहीं है। सही बात। तो उसने तकलीफें जितनी भी दी वो ये दी दे के इसको मजबूत बनाना है, उस योग्य बनाना है। तो कोई भी बच्चा अगर सोचता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर में ये परेशानी है, तो ये समझ लेना ईश्वर की तुम्हारे पे कृपा हो रही है। ये मत सोच रहा ईश्वर तुम्हारे क्यों कर रहा, वो तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा है। ये सोचने का तरीका है, अपने आप को पॉजिटिव वे में सोचने का तरीका है। तो आप हमेशा ये सोचो ईश्वर मेरा टेस्ट ले रहा है और मुझे कहीं ना कहीं ऊंचे मकाम पे बिठाना चाहता है, तो इसलिए मेरे को परेशानी दे रही है। और उनको पता है जो परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मर जाएगा, उसको देगा ही नहीं। सही बात। देता है उसको जो जिसके शोल्डर मजबूत हो या मजबूत कर रहे हो। तो मैं तो सारी फिलॉसफी लाइफ की यही सोचता रहा कि मैं केपेबल, मेरे को ईश्वर बनाना चाहता है इसलिए तकलीफ़ें देता है, तो उसको धन्यवाद कर देता था। तकलीफ़ तो मुझे हुई नहीं, ना नेगेटिव हुआ कभी, मैं ना बैक ड्रॉप करने की सोचा। मैं सोचता रहा भगवान तेरा शुक्र है जो तू तेरा बढ़िया कर रहा है। ईश्वर बहुत बहुत अच्छी बात है। शादी भी एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा मकाम होता है हर इंसान की ज़िंदगी में, वो भी एक लाइफ की साइकिल का हिस्सा है। तो कहते हैं कि शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन आपके केस में आपके साले साहब के साथ ज़िंदगी बदली, वो क्या बात है? वो ऐसा था कि 1984 में मैं अपने ब्रदर इन लॉ को हरिद्वार मिलने गया एक बार बच्चों को लेके। चलो हरिद्वार घुमाते, गंगा स्नान कराते। तो शाम को खाना खाने के बाद मेरे से कहने लगे चलो जीजा जी आज आओ आपको नई चीज़ सिखाते हैं। तो उसने मुझे न्यूमरोलॉजी सिखाया। मैंने कहा ये क्या होती है? तो उसने बताया नंबर के खेल है, तो इसमें तो समझाया। तो पूरी रात मेरे को इतना मज़ा आता गया जिस तरीके से उसने बढ़िया तरीके से समझाया है, तो सारी रात में सोया नहीं। नेक्स्ट डे भी मैंने उसे छुट्टी करा दी, दफ्तर नहीं जाने दिया। तो पूरा दिन भर जो है वो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते रहे। तो ये 12 घंटे 13 घंटे जो उसने पढ़ाया, उससे मेरे अंदर एक अजीब सा खुशी महसूस हुई कि यार ये साइंस बड़ी गजब की है। अगर मुझे इसकी प्रैक्टिस कर लूँ तो मुझे मज़ा आ जाएगा, टाइम पास करना भी हो जाएगा, हॉबी भी हो जाएगी, लोगों को बताऊँगा तेरा क्या होने वाला है। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे एक दिन पूरा सीखने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इसको। प्रैक्टिस भी कहते जैसे मान लो वैष्णो देवी जा रहा हूँ, रात को ट्रेन पकड़ ली 9:30 बजे, रास्ते में मैं जा रहा हूँ तो ट्रेन में मेरे पास कोई आदमी बैठा, उसके हाथ में देखा किशन लाल लिखा हुआ है। तो मैंने किशन लाल देखा, कैलकुलेट किया, उसके कैरेक्टर बताने शुरू कर दिए। तो कहता भाऊ जी आपको कैसे पता मेरे कैरेक्टर है? मैंने कहा तेरे नाम से पता लग गया। तो इतने में क्या होता, बगल वाला का भाई साहब मेरा बता दो, वो कहे भाई साहब मेरा बता दो। मैंने कहा रुको मैं तो नीचे चाय ले आऊँ। कहता बैठा बैठा चाय हम ले आते हैं आपके लिए। तो पूरा एक तो फ्री में खाते गए, वो उतरने ना दे मुझे। तो पता ये लगा जी पूरी बॉगी कैलकुलेट कर दी सारी। एक के बाद एक लाइन लगने शुरू हुई। तो फिर तो बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, जो बगल में बैठा है उसकी कैलकुलेशन शुरू कर दी। तो आप उनको सजेशन भी देते थे कि क्या करना चाहिए आपको? इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं बता दूं, उस टाइम इतनी नॉलेज थी। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर मैं पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मेरा न्यूमरोलॉजी में शौक चढ़ गया। फिर मैंने अपने आकाश इंस्टीट्यूट जब खोला तो बिल्डिंग का नंबर क्या है, कौन सी डेट को खोलना है, बेटों के स्पेलिंग क्या है, उनके ठीक है कि नहीं है, तो लाइक वाइज मैं सारा कैलकुलेट करने का काम शुरू करने लग गया। तो इस तरीके से जब अच्छा लगा तो फिर मैंने डीप में स्टडी किया। फिर एक किताब लिखी एडवांस न्यूमरोलॉजी की मैंने अपनी, फिर मैं ज़रूर पढ़ूंगा ये तो 2 साल बाद फिर मैंने एक और किताब लिखी प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी की। तो उससे न्यूमरोलॉजी का अमेज़ॉन पे काफ़ी मेरी किताब बिकती भी है, लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया, इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी डे सेलिब्रेट किया 18 नवंबर को। तो वो वर्ल्ड में हर साल 18 नवंबर को जो मेरा बर्थडे पड़ता है तो उस दिन मैं उसको सेलिब्रेट किया। फिर अभी मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले मेरे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला है। क्या बात है, गिनीज वर्ल्ड। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनका अलग अलग तरह का रोल होता है, चाहे छोटा रोल होता है चाहे बड़ा रोल होता है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर आप किसी एक को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देना चाहें या किसी बात को या किसी इंसान को, तो वो कौन होगा? पहला तो मैंने आपको बताया फिल्मी हीरोज़ को सक्सेस क्रेडिट को सारा इनसे सीखा हूँ मैं। और दूसरा वाइफ को,
लोग वाइफ का नाम वैसे ले लेते हैं, लेकिन मैं रियल में कह रहा हूँ। जी। क्योंकि 18 घंटे आप लगातार काम करें और 30 साल तक काम करते रहें, फिर भी आपको डाइवोर्स की कोई बात ना करे, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। सही बात आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। जी जी नॉन स्टॉप। जी। तो शी हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस, लवेबल, अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम्स वेरी नाइसली। और ऐसा 2-3 बार लाइफ में हुआ है व्हेन आई ब्रोक डाउन। पढ़ा के मसल्स में दर्द, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, हाथों में दर्द, इतना थक जाता था। समटाइम आई ब्रोक डाउन, आई एम टायर्ड। तो एट दैट टाइम शी यूज्ड टू टेक गुड केयर। चलो मसाज कर दिया, रिलैक्स कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो ऐसे लम्हे आए हैं, 2-3 बार आए 25 सालों में, कि जब मैं बहुत रोना ही आ गया। तब मैम के लिए एक बार सर, आपकी पत्नी अमला जी का एक छोटा सा एवी हमारे पास है, हम चाहते हैं कि वो सब देखें। शुरू में जैसे बिजनेस को स्टार्ट किया तो फैमिली के लिए कम होता है टाइम, लेकिन धीरे धीरे जब वो सेटअप हो गया, फिर थोड़ा फैमिली बच्चों के साथ घूमना, बाहर जाना, ये सब होता है। हर 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद कहीं 2-4 दिन के लिए निकल जाओ तो अच्छा लगता है। फैमिली के साथ भी जाते हैं, हम दोनों भी इकट्ठे, कई बार फ्रेंड्स के साथ भी चले जाते हैं। इनकी एक हैबिट है कि जो काम करना है उसको इमीडिएटली करो, कल के ऊपर नहीं छोड़ो उस काम को। मन में आया ये करना है तो करना है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तो इनको ये बैठ नहीं सकते। मतलब रेस्टलेस सोल, जब तक पूरा नहीं होगा बैठ नहीं सकते। सर, इन्होंने तो अपनी बात कही, कोई एक ऐसी बात है जो आप अमला जी से कहना चाहते हैं हमारे शो के माध्यम से, जो आपकी दिल की बात हो, कोई उनसे कहना चाहते हैं? यही है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर गई है, बाकी भी गुजर जाएगी इस तरह से, और क्या कहते। अमला जी ये सुन रही होंगी तो मुझे लगता है सुनकर बहुत खुश होंगी। बहुत कम शब्दों में सर ने वो बात कही है, लेकिन मुझे लगता है अमला जी समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि आकाश इंस्टीट्यूट की ऐसी क्या खास बात है जिसने उसको इतना आगे तक पहुंचा दिया? कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मेरे ख्याल में उसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स का होता है। किस किस्म के स्टूडेंट्स उस पर दाखिल लेते हैं जी। और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो सेकंड डिवीज़न होल्डर हैं, जिनके 65% हैं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे डॉक्टर बनाए जो 55% वाले भी थे, और ऐसे ऐसे बच्चे भी रह गए हैं जो 100% लेने वाले थे, वो भी रह गए। तो प्राइमरली सफलता के पीछे टीचर का हाथ बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स ईश्वर ने सारे बराबर एक जैसे पैदा किए हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अपनी पोटेंशियल को पहचान पाता है, कोई बच्चा फोकस के साथ पढ़ पाता है, कोई बच्चा लापरवाही के साथ रह जाता है, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं जी। तो ईश्वर की तरफ से मुझे ऐसी एक कृपा रही है कि मैं जब क्लास में पढ़ाता था, मेरे मोटिवेशन लेक्चर बहुत होते थे, टीचरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। 80s में, 90s में लगभग मैं हर दूसरे दिन मोटिवेशन होता था, और उस लेक्चर का असर इतना होता, एक बार मैं पढ़ा देता था, 6 महीने तक लड़का लगातार पढ़ता था, रात को सोता ही नहीं था, उसको इतना जोश आ जाता था। और स्टूडेंट्स भी जो है मतलब मुझे तो बहुत प्यार दिया है। मेरे बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं वर्ल्ड के कौन सा कंट्री ऐसा नहीं जहाँ डॉक्टर नहीं है। 4.5 लाख डॉक्टर मैं अब तक बना चुका हूँ 33 साल के अंदर। क्या बात, बहुत बड़ी बात है सर कि लाखों में जो है डॉक्टर इस इंस्टीट्यूट से पूरी दुनिया में है। टीम, किसी भी काम को बनाने के लिए जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो साथ होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। एक एवी है सर, वो देखते हैं। 11 o'clock at night, when I received a call from Manipal, my husband who had gone to Manipal has suffered with acute myocardial infarction.
Next day was my son's final year paper of AIMS. In a state of shock, not able to decide, I called sir to inform him. He took a good decision. Sir is very good in decision making. He said, my son will go with you if there is nobody else to go. From Manipal, I called sir again and said, can I keep Ashish with me for 3-4 days till the condition is stabilized? He again immediately replied, आपका ही बेटा है. Tears of joy and happiness were in my eyes, being blessed with such wonderful people like them. From that day, I started believing God is there on earth itself in somebody to help. You cannot see God, but you can feel God. This is a small story of unconditional love and sanskars which sir and ma'am have inherited and inculcated in both their children. I would say sir is a man of spine of steel and heart of gold. I find him just like a coconut, hard from outside, soft from within, a source of inspiration for all. I always wish them every good wish. Today also I touch my heart and wish them every good wish which they can wish for themselves. Now if I take in professional front, Akash today has reached the pinnacle of glory under the excellent leadership of respected J.C. Chaudhary sir. तो कुछ आप कहिए सर इस एवी पे. आई एम इक्वली इमोशनल. ये मैडम हमारे यहाँ पर करीब 22 साल से पढ़ा रही हैं. 60 में रिटायर हो गई, मैंने इनको जाने नहीं दिया. 62 एक्सटेंड कर दिया, फिर 64 किया, फिर 66 किया. अब कहने में टांगों में दर्द होता, खड़ा नहीं होता, तब मैंने इनको लीव किया. शी इज सो ब्यूटीफुल टीचर. ज़ूलॉजी का बेस्ट टीचर है मेरे कॉलेज के अंदर ही. सर ऐसे ही इतना प्यार नहीं मिल रहा आपको, उसके पीछे कारण है और वो दिख रहा है सर. और कुछ एवीज और हैं सर जो परिवार वालों के, देखिए आप. दिखाइए. The first few years, whatever I remember as a child, they were they're full of struggle, lot of challenges which I could see as a small kid. My father used to face all by himself. अकेले ही वो सारे challenges झेलते नज़र आते थे. एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है, जब हम रानी बाग में रहते थे और उस टाइम पे वो अकेले ही 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, जिसमें फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. अब एक टीचर जो एक्चुअली में बायोलॉजी का टीचर है, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स की अपनी खुद पढ़ाई करते थे, फिर नोट्स बनाते थे. जब हम रात को सोते थे तब वो पढ़ने बैठते थे, और जब हम सुबह उठते थे तब वो पढ़ रहे होते थे. तो दिन में 18-19 घंटे 20 घंटे हमने उनको पढ़ते हुए देखा, काम करते हुए देखा. और ऐसे ही हमने उनको स्ट्रगल करते हुए अकेले, सिंगल हैंडेडली, फैमिली से देयर वाज नो सपोर्ट. कोई और ऐसा ब्रदर इंडिया में उस टाइम नहीं थे जो उनको गाइड कर सकें. अपने आप ही सीखा, अपने आप ही गलती किया, गिरे फिर उठे. एज ए फादर वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, बट मुझे अभी भी याद है कि एनी टाइम वी यूज्ड टू फेस एनी क्राइसिस, वेदर इट वाज इन स्कूल, वेदर इट वाज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें हमें प्रॉब्लम होती थी. ही यूज्ड टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज़. ये मेरा बड़ा बेटा है डॉक्टर आशीष चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन है. मेरी डुप्लीकेट कॉपी है. सुबह 7 बजे ऑपरेशन थिएटर घुस जाता है और रात के 9 बजे तक लगा रहता है. अभी इस टाइम में 230 बेड का हॉस्पिटल चलाता है, आकाश हेल्थ केयर, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और 3 साल के अंदर पूरे इंडिया में इसका नाम हो गया है. क्या बात है, क्या सर, ये आपकी दी हुई वैल्यूज़ हैं. मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे किस तरह से शेप अप होते हैं. नेक्स्ट है भी देखें. एडमिनिस्ट्रेटर, डिसिप्लिनेरियन, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है या ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ही ज़्यादा अप्रोचिंग हैं जितना वो बाहर से कठोर दिखते हैं.
इनफैक्ट उनकी बाहर की डिसिप्लिन और उनकी कठोरता देख के काफ़ी कम लोग हैं जो उनके करीब आने की सोचते थे या आ पाए। लेकिन जिसने भी, मैं कोशिश तो मैं कहूँगा, जिसने भी हिम्मत करी और जो पास आया उसने यही पाया कि ये इंसान तो बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, दिल से, और वो सबके लिए भला ही चाहते हैं। और वो खुद हैरान होते थे जब उनको पता चलता था कि लोग उनके पास आने से डरते हैं, घबराते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों है? वो उस छवि की वजह से लोग नहीं आते थे, लेकिन ये बहुत कम लोग इस चीज़ को ऐसे महसूस कर पाए जो उनके करीब आ पाए और वो जान पाए कि मतलब जिनके साथ उनका मन लग जाता है वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी मतलब पूरी अपना जीवन तक निछावर करने को तैयार हैं। ऐसी उनकी पर्सनालिटी है जो बहुत ही कम लोग जान पाए, और जो लोग इसको जान पाए वो हमेशा के लिए उनके हो गए और उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया और अभी भी व्यतीत करते हैं। जब भी मिलते हैं, चाहे वो हमारे साथ हों या दूर हों, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर? ये छोटा बेटा है आकाश। अच्छा, ये हाँ, ओके। तो इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास किया और MBA किया ISB हैदराबाद से। उसके बाद इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी MBA किया और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद मैंने इसको वहाँ से नौकरी छुड़वा के आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा दिया। तो बॉम्बे मार्केट मेरे लिए बिल्कुल नई थी, तो मैंने सबसे पहले इसको वो मार्केट भेजी जहाँ मैं कभी गया ही नहीं था, आकाश का नाम ही नहीं था। तो बैरन लैंड थी, बॉम्बे इसको भेज दिया और 6 सेंटर खोल दिए और एक अमाउंट दे दिया, इसके बाद और पैसा नहीं मिलेगा, अब आप जाके सेंटर चलाओ। तो इस पूरे प्रोसेस में आप अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखते थे सर? आप अच्छे फिट लगते हैं इस उम्र में भी, लेकिन वो उसका आपने कैसे रूटीन बनाया उसका? भगवान ने मेरा थर्मोस्टेट ठीक रखा है। कोई ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करता, सिर्फ वॉक करता हूँ और कोई एक्सरसाइज नहीं करता। सुबह के टाइम आधा पौना घंटा वॉक कर लेता हूँ, नथिंग आई डू। बाकी खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊट पटांग नहीं खाता, जो नॉर्मल चीज़ें वो खा लेता हूँ। तो दैट इज़ हाउ ऑटोमेटिकली इट रिमेन्स फिट। जेनेटिक कैरेक्टर है। मेरे पिताजी भी 96 साल तक एक्टिव रहे। 90 में वो बस में चढ़ जाते थे, साइकिल चला के, लूना चला के आ जाते थे गांव से, इतने एक्टिव रहते थे। तो जीन सारी पेरेंट्स की तरफ से मिली, हमारा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर अभी बात करते करते सवाल मेरे दिमाग में आया, जैसे आपने अपने पिताजी की उम्र बताई, तो उन्होंने आपकी काफ़ी सक्सेस देखी है। तो उनको बहुत प्राउड फील होता होगा कि यार मैंने इसको मना कर देता था कि मैं तेरी फीस नहीं दे सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, और आज ये बच्चा मेरा कहाँ। ये कभी आपने अकेले में दोनों की बैठ के बातचीत हुई इस बारे में? बहुत होती थी और मुझे बहुत ब्लेसिंग देते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे। मेरे दोनों भाई फॉरेन कंट्रीज में गए हुए थे। बड़ा भाई एक्सटर्नल अफेयर में था, उससे छोटा वाला जो है वो अफ्रीका में था। मैं ही केवल दिल्ली में था तीनों भाइयों में से। तो उनकी सेवा करने का जितना मुझे मौका मिला उनको नहीं मिला। शायद उनकी दुआओं से, आशीर्वाद से मैं उन सबसे आगे निकल गया। तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे लिए तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एंड ही यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी टू सी माई प्रोग्रेस। और मैं कोशिश करता था इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, जो मुंह से निकाले वो पूरी कर दें। तो उसके ज़िंदगी के आखिरी जो 20 साल गए हैं वो बहुत ही अच्छे गए। जितना उन्होंने लाइफ में दुख उठाया था वो सारा कंपनसेट कर दिया उन्होंने। क्या बात है सर, बहुत बहुत। आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन वाली बात है ये कि आकाश इंस्टीट्यूट और बायजूस के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है। मतलब दिस इज लाइक, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। क्या है सर ये डील? ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं, इन चीज़ों में बेटे ने सारा काम किया है जी। तो हमारी कंपनी के जो शेयर्स थे वो उसको हमने सेल किए। अच्छा। तो 50% जो है उन्होंने एनकैश कर दिया, बाकी 50% की 2 इंस्टॉलमेंट और होनी है जी। तो कंपनी विल बिकम बायजूस कंपनी। ओह, सो मतलब अब पूरा जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उससे नाम इसका जो है बायजूस ही हो जाएगा। बायजूस पढ़ा हमें रहे हैं, टीचर वही पढ़ा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट वैसे ही नाम रहेगा हमेशा ही, लेकिन कंपनी जो ASL जो थी वो बायजूस मर्ज हो जाएगी आफ्टर 5 to 6 months टाइम। ओके। टिल द टाइम इट मर्जेस तो आई विल रिमेन एज द चेयरमैन, और जब वो मर्ज हो जाएगी तो आई विल रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप। ये जैसा मैंने कहा टॉक ऑफ द टाउन डील है, मतलब जो भी हमने सोशल मीडिया में पढ़ा, हमारी रिसर्च टीम ने पढ़ा कि दिस डील इज अराउंड $1 billion। हाँ जी। तो सर मतलब
एक अजीब सी फीलिंग नहीं होती कि 12 बच्चों से शुरू हुआ स्कूल और आज बिलियन डॉलर्स में जो है उसकी वैल्यू है? ये कितना प्राउड मोमेंट है सर आपके? ये सब माता रानी की कृपा है जी। आदमी के पास में बॉस का नहीं, मैं आपका, ये उसी कृपा है जिसमें मेहरबान हो जाए कुछ भी कर दे। जर्रे को पहाड़ बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, उसमें पावर है। हम तो एक मेहनत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। हमें तो बिलियन में जीरो कितनी आती है यही नहीं पता था। फैक्ट ये है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर आप जिस माता को मानते हैं, माता रानी को क्रेडिट देते हैं, शायद उनका विश्वास जो है आपने तोड़ा भी नहीं अपनी मेहनत से और अपने काम से। बहुत बड़ी बात है सर। जितना हम लोग अभी इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, आप राइटर कमाल के हैं, यू आर अ वर्कोहॉलिक। आपको काम करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। टीचर हैं आप, अब तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी कह सकता हूँ, और मेडिटेशन पे किताबें, इस पे किताबें। लेकिन अगर जेसी चौधरी साहब एक शब्द में अगर अपने आप को बखान करे तो वो क्या है? मतलब वो स्टूडेंट्स के प्यारे टीचर हैं या घर में अच्छे दादू हैं? एक वर्ड में क्या है चौधरी साहब? मैं एक अच्छा लर्नर रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। लर्नर ऑलवेज, हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरी कोशिश है सीखूँ। जिसके पास बैठूँ, चाहे वो चपड़ासी हो कोई हो, जिसमें अच्छा गुण है मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी हैबिट ये जाती नहीं, जहाँ भी जो देखता हूँ कोई भी आदमी काम कर रहा है, अगर उसके काम में बहुत सफाई है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। अच्छे काम के लिए मैं पागल रहता हूँ, इनाम देने के लिए भी। तो आई वांट परफेक्शन। और मैं समझता हूँ लाइफ में ये प्रोसेस एंडलेस है। जब तक ज़िंदा हैं तब तक सीखते हैं, और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक ज़िंदा भी है, अदरवाइज तो ज़िंदा ही नहीं है। तो आदमी को काम करते रहना चाहिए जब तक हाथ पैर चलते हैं, और कुछ ना कुछ आगे के लिए करते रहना चाहिए, और अपना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत जो है ईश्वर का नाम भी लेके और वो काम भी करना चाहिए। डेफिनेटली वो भी ज़रूरी है। मतलब जितना मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर सोचो कि मैं मेहनत से कुछ बन जाऊँगा, दाल रोटी खा लोगे, मकान बना लोगे, एम्बेसडर गाड़ी ले लोगे, ट्रक ले लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। अगर आप चाहते हैं कोई एक अद्भुत जगह पहुंचना है तो आपको अपने ऊपर 200% विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरे से बेहतर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आई एम द बेस्ट। ये नारा तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे घूमना चाहिए। कभी ये ना सोचो मैं नहीं कर सकता या मेरे से ये ज़्यादा अच्छा है। ये फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए कभी। आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। क्योंकि भगवान ने इतनी सारी तुम्हें एनर्जी दी है, वो सारी पोटेंशियल फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना तुम्हारा काम है। और कोई भी एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक फॉर्म में तब आएगी जब उसको फायर लगाओ, आग लगाओगे, तभी जाके वो कन्वर्ट होगी। और आग कहाँ होती है? हमारे थॉट में होती है, विचारों में होती है। विचार कहाँ होते हैं? दिमाग में। तो हमारे जो फायरी माइंड होते हैं, जो वो उसको बर्न करते हैं पोटेंशियल को काइनेटिक में, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। 50 लड़कों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक फेल हो रहा है, एक टॉपर निकल रहा है उसी क्लास में से। क्यों? क्योंकि वो जो टॉपर लड़का है वो उस टीचर की बात को सुन रहा है और सारी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है विद द पैशन इन द माइंड विच इज हैविंग। दूसरे लड़के में वो पैशन नहीं है, वो सुन रहा है लेकिन कन्वर्जन पोटेंशियल से काइनेटिक फॉर्म में कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, ही डजंट गो। मैं भी अगर सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा 20% पोटेंशियल अब तक जो है कैश हुआ, 80% अभी बाउंड लॉक्ड पड़ा है पोटेंशियल फॉर्म में, काइनेटिक फॉर्म में आया नहीं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप ओपन अगेन, अनलॉक द थिंग्स कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या किताब पढ़ लूँ, और कैसे करूँ, और क्या सोचूँ इसमें दिमाग में। तो आदमी का जो है ना दिमाग हर वक्त सोचने में करता है। और मेरे साथ जो टीचर रिटायर हुए हैं 60 साल के बाद, सारे पार्क में ताश खेल रहे होते हैं। अब वो तो अब ताश खेलने में खुश हैं, हम खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ताश नहीं खेलनी, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। और ग्रो करने की, लर्न करने की कोई उम्र नहीं है। आप 80 साल में भी ग्रो कर सकते हो, 90 में ग्रो कर सकते हो, और ये 25 साल का लड़का डिप्रेशन में भी जा सकता है। सो एज इज़ नॉट ए बार, एज इज़ नॉट ए कंसिडरेशन ऑफ एनीथिंग। इट इज़ अ थॉट प्रोसेस व्हाट इज़ गोइंग ऑन द माइंड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ज़िंदगी में किसी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करना, किसी व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर मत करना। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी XYZ। तुम अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी हो,
अपनी मंजिल देखो, अपना पैराशूट की तरह ऊपर जाओ, दूसरा क्या कर रहा है लेफ्ट राइट देख नहीं, घोड़े की तरह चलो सीधा, न दाएं देखो न बाएं देखो, उसकी आंखें बंद रहती हैं इधर साइड से, बिल्कुल घोड़े वाला ऐसा। अगर आंखें मटकाते रहोगे तुम्हारी मंजिल हाथ से निकल जाएगी। एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, आगे का भरोसा नहीं कब मिलेगी। और ये 84 लाख जनरेशन की तकलीफ़ों के बाद मिली है, इतनी मुश्किल से मिली। अगर इसको गंवा के चले गए, टाइम को वेस्ट करके चले गए, तो फिर 84 लाख फिर जनरेशन में लग जाओ, फिर उसके बाद दोबारा नंबर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ एवरी पल जो होता है लाइफ का, हर पल हर लम्हा तुम्हारा प्रैक्टिकली यूटिलाइज होना चाहिए फॉर सम बेनिफिट, फॉर सम गेंस। ये टाइम ही मनी है, टाइम किसी ने वेस्ट कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया। कई लोगों के पास टाइम बहुत होता है, सोचते हैं मुझे बहुत कुछ आएगा। मैं कहता हूँ टाइम कभी ज़्यादा नहीं होता, टाइम हमेशा ही लाइफ में कम है। जितना भाग सकते हो रेस लगाओ, जल्दी से जल्दी लगाओ और अचीव करो सारा। इसी फिलॉसफी के साथ चलते रहोगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में डेफिनेटली आप बन जाएंगे। क्या बात। सर, आपने जब इसकी शुरुआत की थी आकाश इंस्टीट्यूट की, तो एक सिंपल एम था कि पढ़ाना है बच्चों को और आप उसी को फॉलो करते रहे। लेकिन टाइम के साथ जब वो एक्सपैंड होता रहा, बड़ा बनता रहा, तो आज हम देखते हैं कि कहीं भी चले जाइए आकाश इंस्टीट्यूट के बोर्ड्स दिख जाते हैं, टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है। तो ये जो शिफ्ट हुआ कि हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, उसका जिसे कहते हैं कि पीआर एक्टिविटीज़ भी उसकी होनी है, तो ये क्या कोई मजबूरी थी टाइम के साथ, या लगा कि नहीं ये भी मतलब करना ही पड़ेगा? ज़िंदगी में कई लोग मिलते रहते हैं। तो 92 में मुझे एक डोमिनिक नाम का आदमी आया जो कि ऐड का काम करता था। अच्छा। उसने कहा 24 साल अखबार में ऐड दो। हमने कहा क्यों पैसे ख़राब करें, हमारा तो बच्चे सिलेक्शन बहुत होती है और हर बच्चा 4 बच्चे भेज देता है, हमारे लिए काफ़ी है। तो कहता वो ठीक है, फिर भी एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों ज़रूरी है? कहता अच्छा आप अंदाज़ा लगाइए आपके पास कितने टीचर हैं। मैंने कहा होंगे कोई 7-8 टीचर। कहता आपके सामने ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आ जाता है, खोल लेता है और आपके टीचर को 100% पैसे ज़्यादा दे दे, तो क्या तुम्हारे पास टिकेंगे? मैंने कहा भाग जाएंगे। और बच्चों को क्या होगा, वो भी उसके पीछे भाग जाएंगे। अगर तुम्हारा ताल लग जाएगा? मैंने कहा लग जाएगा। कहता अगर आप अखबार में ऐड दोगे तो आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। हिंदुस्तान में जब नाम हो जाएगा तो आप अलग अलग शहरों में सेंटर खोलोगे, एक बंद हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, कितने बंद होते जाएंगे। तो आपकी रीच पूरे हिंदुस्तान में होगी तो आप कभी भी अनस्टेबल नहीं रहोगे। इसलिए फैलाना इसको बहुत ज़रूरी है। तो उसकी बात जो है मेरे पकड़ ली और उसी दिन से मैंने फिर अखबार में फुल पेज का ऐड देना शुरू कर दिया। मैंने कहा पैसा घर ले जाने के बजाय अखबार में डाल दो, बेटर है। तो लोगों को फिर पता लगने लगा कि पहले रिजल्ट हमारा सिर्फ दिल्ली में छपता था, या दिल्ली वालों को पता होता था, अब हरियाणा पूरे हिंदुस्तान को पता लगने लगा। तो इंक्वायरीज बाहर से बयान लग गई। तो इस तरीके से फिर सारा फैलना शुरू कर दिया उसको जो है। तो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट का भी सही तरीके से इस्तेमाल हुआ कि भाई टू रीच आउट टू पीपल। किसी भी कंट्री में उसके पूरे नई जनरेशन को शेप अप करने के लिए एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आप क्या मानते हैं कि हमारी कंट्री में एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें किस तरह के चेंज की ज़रूरत है? सर, हमारे इंडिया में एक बार मकाले आया था इंग्लैंड से, उसने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और उसने देखा कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल्चर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने रिपोर्ट भेजी लंदन में कि 100 साल तक इंडिया को अपना गुलाम नहीं बना सकते, अगर बनाना है तो इनका कल्चर ख़त्म करो। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे मदरसे ख़त्म किए, कल्चर ख़त्म किया, लिटरेचर ख़त्म किया, अंग्रेज़ी ठोप दी, हिंदी बंद कर दी। तो जिस कंट्री को ख़त्म कर रहा हो उसका कल्चर ख़त्म कर दो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने किया। हमारे यहाँ पर अब हिंदी बोलने में कोई शौक़ नहीं रखता, अंग्रेज़ी बोलने में ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो हम उनके स्लेव बन जाते हैं। तो किसी कंट्री को भी ऊपर रखने के लिए उसका कल्चर जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एंशिएंट कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनको पढ़ाना चाहिए राइट इन द स्कूल टाइम। जो चीज़ आप कराना चाहते हो देश में वो स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसी स्टेज होती है बच्चे की कच्चे सीमेंट की तरह, जो पत्थर मारोगे जम जाएगा, बाद में आके ये हार्ड हो जाते हैं, फिर उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो स्कूल लाइन के अंदर चेंजेस लाने चाहिए, ऐसे चेंजेस जो प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि हमारे देश को एक डिफरेंट बना सकते हैं।
दे शुड डू। और मुझे लगता है कि अंग्रेजी को भी एक भाषा की तरह ट्रीट करना चाहिए। हाँ, अनदर लैंग्वेज जैसे और लर्निंग है। आप जैसे फ्रेंच पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी स्टेटस सिंबल नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। मैं भी आपसे बिल्कुल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को अगर देखना है अपनी इस विंडो से तो अंग्रेजी आनी जरूरी है। लर्न करना ठीक है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग कम्युनिकेशन विद द होल वर्ल्ड। या बिकॉज वो एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है। वो स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता है हमारा, कि भाई हमारा इंटेलिजेंस लेवल उससे चेक नहीं होता है। नहीं होता जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। इतनी सारी बातें आज आपके साथ हुई हैं, मैं अपने आप को बहुत एनरिच फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट आज जब मैं जाकर सोऊंगा तो मुझे लगता है ये सारी बातें रिवाइंड करके फिर से याद रखूंगा और कल से कोशिश करूंगा कि इसमें से जो बेस्ट, जैसे आपने फिल्मों के हीरोज़ को देखकर, तो मेरे लिए आप हीरो हैं अभी मेरे सामने, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिकली उनको इस्तेमाल कर सकूं और अपने लाइफ में चेंज ला सकूं। हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, जो यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर दे ऑल आर फीलिंग वेरी एनरिच्ड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम सर। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, ये थे श्री जेसी चौधरी, आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी कामयाबी को आकाश के रूप में स्थापित किया और इंजीनियरिंग और मेडिकल के लाखों स्टूडेंट्स की किस्मत बदल दी। दोस्तों, हम जब भी किसी सफल सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देखते हैं तो हमें सिर्फ उनकी सफलता दिखाई देती है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका पैसा, ये सब दिखाई देता है। हम कभी ये नहीं देखते कि उस सब को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या न्योछावर किया, कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया। इसलिए सफलता को समग्रता में देखिए। कामयाब बनना है तो काबिल बनिए। और अब मुझे यानी अनूप सोनी को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में एक और इंस्पायर कर देने वाली पर्सनालिटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।